नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल में यूजीसी नेट और जेआरएफ का रिजल्ट आया है। तो बहुत लोग पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए लगे हुए हैं। तो वो रिसर्च प्रपोजल और रिसर्च सिनॉप्सिस में बहुत कंफ्यूज हैं कि ये दोनों कैसे बनाई जाती हैं, दोनों की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनती है, रिसर्च सिनॉप्सिस कैसे बनती है, दोनों में डिफरेंस क्या है। दोस्तों दूसरा सेगमेंट हमारा होगा कि रिसर्च प्रपोजल और रिसर्च सिनॉप्सिस जो अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं उनमें कितने पेज का आपको बनाना है और कहाँ कैसे रिसर्च प्रपोजल की ज़रूरत होती है। तीसरा दोस्तों हम लोगों का सेगमेंट होगा कि हम लोग ये भी जानेंगे कि कितने पेज में बनाना है। चौथा दोस्तों हम इस वीडियो में दोस्तों ये भी जानेंगे जो लोग रिफरेंसिंग करते हैं कैसे रिसर्च प्रपोजल में, जिसे हिंदी में संदर्भ ग्रंथ सूची कहते हैं, इंग्लिश में उसे रेफरेंसेज कहते हैं, तो आपको कौन से फॉर्मेट में देना है। कैसे आप लोगों ने फर्स्ट पेपर यूजीसी के नेट के फर्स्ट पेपर में पढ़ा होगा एमएलए एपीए। तो यूजीसी की क्या डिमांड है, आपको कौन सा फॉर्मेट में लिखना है रिफरेंसिंग, तो ये भी जानेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि आपको शोध पर्यवेक्षक कैसे मिल सकता है, तो ये शोध पर्यवेक्षक के बारे में जानेंगे। और दोस्तों पीएचडी की सीटें बहुत कम आती हैं और बहुत ज़्यादा डिमांड ज़्यादा है, पीएचडी में एडमिशन लोग ज़्यादा लेने की वाले ज़्यादा हैं, लेकिन पीएचडी की सीटों की सप्लाई कम है। तो इसलिए पीएचडी में एडमिशन आप कैसे जल्दी से ले सकते हैं, क्या जुगाड़ है, क्या तरीका है, वो भी जानेंगे। दोस्तों आगे बढ़, अब ये बहुत इसलिए पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जब अगर ये आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर किसी भी सेगमेंट में कोई भी कन्फ्यूजन होगी और आप एक अच्छा, और यहाँ पे इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ये भी जानेंगे कि आप लोग अपना टॉपिक कैसे डिसाइड कर सकते हैं। और इसी वीडियो में दोस्तों दो रिसर्च प्रपोजल आपको दिखाए जाएंगे और दोनों में कैसे थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो भी दिखाया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि टारगेट विद मृत्युंजय यूट्यूब चैनल पर प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के जितने भी टॉपिक हैं उन सब की चर्चा की जा रही है। और जिस टॉपिक की चर्चा की जाती है उससे रिलेटेड जितने भी पिछले साल के प्रश्न आए हैं यूजीसी नेट से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर, चपरासी, खलासी, एसएससी, टीजीटी, पीजीटी, उन सभी प्रश्नों को तुरंत वहीं पे सॉल्व कर लिया जाता है और जो भी भविष्य में क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी भी चर्चा कर ली जाती है। दूसरा इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों जो अच्छी यूनिवर्सिटी हैं कैसे डीयू, जेएनयू, बीएचयू आदि, या उत्तराखंड की कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी, उनके जो नोटिफिकेशन आने वाले हैं पीएचडी के, तो उन पीएचडी के नोटिफिकेशन के बारे में भी बताया जाएगा और कैसे आपको उन यूनिवर्सिटियों में एडमिशन मिलेगा उनके बारे में भी बताया जाएगा। तो दोस्तों जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया है वो सब्सक्राइब कर ले। और इसलिए अब हम तो चलते हैं सीधे सीधे अब अपने टॉपिक पे दोस्तों। अब हम लोगों का टॉपिक है, पहले तो हम लोग दोस्तों यही जानेंगे कि रिसर्च प्रपोजल और रिसर्च सिनॉप्सिस में अंतर क्या है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि रिसर्च प्रपोजल मतलब कम पेज का बनता है, 5 से 6 पेज का, कहीं कहीं पे 2 पेज का भी बनता है, 2 से 3 पेज का। और रिसर्च सिनॉप्सिस जो होता है दोस्तों 15 से 20 पेज का बनता है। तो पहला तो यही डिफरेंस हो गया। फिर रिसर्च प्रपोजल की दोस्तों ज़रूरत कहाँ पड़ती है, रिसर्च सिनॉप्सिस की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। तो दोस्तों जो रिसर्च प्रपोजल होता है, जब पीएचडी का कैसे कोई भी यूनिवर्सिटी में नोटिफिकेशन आया तो वहाँ पे रिसर्च प्रपोजल की ज़रूरत पड़ती है। और रिसर्च सिनॉप्सिस की ज़रूरत दोस्तों कहाँ पड़ती है, आरडीसी के टाइम। ये आरडीसी कहाँ कब होती है ये भी इस वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं। तो दोस्तों कैसे जो कुछ बच्चे होते हैं नेट क्वालिफाई, कुछ होते हैं जेआरएफ। तो जो जेआरएफ बच्चे होते हैं, जब पीएचडी का नोटिफिकेशन आता है ये लोग डायरेक्ट इंटरव्यू देते हैं, दे सकते हैं एजेंटेड दिखा के। और नेट वाले हर जगह एजेंटेड नहीं होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटियों में होते हैं, तो अगर ये लोग हैं एजेंटेड तो ये भी इंटरव्यू दे सकते हैं। और जो लोग कुछ लोग हैं क्या वो पीजी किए हुए हैं, वो भी पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो लोग क्या है पीएचडी का जब फॉर्म आता है तो वो पहले लोग इंट्रेंस एग्जाम देते हैं, फिर वो भी इंटरव्यू देते हैं। तो कुल मिला के ये तीनों लोग पीएचडी के लिए इंटरव्यू देते हैं, चाहे पीजी हो, चाहे नेट हो, चाहे जेआरएफ हो। तो इंटरव्यू के टाइम आपको क्या जरूरत होती है, रिसर्च प्रपोजल। और कुछ यूनिवर्सिटियों में रिसर्च सिनॉप्सिस भी दिया होता है। तो रिसर्च सिनॉप्सिस आपको जिस यूनिवर्सिटी में रिसर्च सिनॉप्सिस लिखा हो वहाँ से 15 से 20 पेज में आपको लिखना है। तो आपको यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल देना होता है। और रिसर्च सिनॉप्सिस की दोस्तों कहाँ ज़रूरत पड़ती है, जिन लोगों का पीएचडी में एडमिशन हो जाता है। कैसे ये पीएचडी में आपका एडमिशन हो गया, फिर उसके बाद आपकी 6 मंथ की प्री पीएचडी क्लास चलेगी।
प्री पीएचडी क्लास चलेगी। ये यूजीसी ने 6 मंथ में सबकी चलती है, 6 महीने तक इसमें आपको पढ़ाया जाएगा 2 पेपर। उसके बाद प्री पीएचडी के क्लास के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपकी आरडीसी होगी, आरडीसी में आपको रिसर्च सिनॉप्सिस देनी है। यहीं पे आपको रिसर्च सिनॉप्सिस की वैसे बेसिकली ज़रूरत पड़ती है। ये आपको 15 से 20 पेज में आपको बनाना है। दोस्तों आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि ये आरडीसी में आपको सिनॉप्सिस देनी है और पीएचडी के एडमिशन के टाइम रिसर्च प्रपोजल देना है। तो आप ये समझ गए कि रिसर्च प्रपोजल कहाँ ज़रूरत पड़ता है, रिसर्च सिनॉप्सिस कहाँ ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों अब हम लोग चर्चा करेंगे कि ये कैसे बनाई जाती हैं, तो और यूजीसी की गाइडलाइंस क्या है। तो दोस्तों सब में सभी, चाहे आप रिसर्च प्रपोजल बनाएं या सिनॉप्सिस बनाएं, इसमें पहला पेज आपको बनाना ही बनाना है। और दोस्तों आप इसमें बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग इसे ब्लैक एंड वाइट में निकलवा लेते हैं। तो आपको फ्रंट पेज कलर्ड में ही निकलवाना है, क्योंकि आप कलर्ड अगर निकलवाएंगे तो आपका जो रिसर्च प्रपोजल है थोड़ा प्रभावकारी दिखेगा। तो इसमें क्या क्या पॉइंट आपको डालना है। नंबर 1 तो आपको पहले यूनिवर्सिटी को लोगो लगाना है। जो लोग बीएचयू से अप्लाई करना चाहते हैं बीएचयू का लोगो लगा दें, जेएनयू का अप्लाई करना चाहते हैं जेएनयू का लगा दें, डीयू के अप्लाई करना चाहते हैं डीयू का लगा दें। दूसरा आपको क्या है, यहाँ पे अपने टॉपिक का नाम देना है। अगर जो लोग इंग्लिश में अपना रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं तो या रिसर्च सिनॉप्सिस बना रहे हैं तो वो इंग्लिश में अपना टॉपिक दे दें। फिर तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, प्रस्तावित पीएचडी उपाधि है तो प्रस्तुत शोध प्रस्ताव, ये लिख देंगे। इस साइड में आपको लिखना है लेफ्ट साइड में शोध पर्यवेक्षक। शोध पर्यवेक्षक के आगे आपको ब्लैंक डॉट डॉट छोड़ देना है, क्योंकि आपको शोध पर्यवेक्षक का नाम नहीं पता है। फिर इधर आपको राइट साइड में क्या लिखना है, प्रस्तुत शोधार्थी। प्रस्तुत शोधार्थी में आपको अपना नाम लिख देना है, क्योंकि आपको अपना नाम पता है, राहुल विमल जो भी जिसका नाम है वो अपना यहाँ पे लिख सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं पता है तो ब्लैंक छोड़ देना है। फ्रंट पेज में सबसे नीचे साइड में आपको क्या लिख सकते हैं कि आप अपने डिपार्टमेंट का नाम लिख सकते हैं। कैसे कोई अर्थशास्त्र से संबंधित हो तो वो लिख सकता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, या कोई जियोग्राफी से संबंध है तो वो लिख सकता है डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी, हिंदी में उसे भूगोल विभाग लिखेंगे। और फिर आप किस यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर रहे हैं उसका आप नीचे नाम लिख दें। कैसे जो बनारस बीएचयू से अप्लाई कर रहा है तो लिख दे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस या वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो इस तरीके से आपको फ्रंट पेज में आपका फ्रंट पेज एक बन जाएगा, और इसे कलर्ड में ही निकलाएं। तो फ्रंट पेज में आपको दोस्तों क्या क्या डालना है, आपको लोगो लगाना है, टॉपिक का नाम लिखना है, हिंदी में लिखना है हिंदी में, इंग्लिश में जो लोग बना रहे हैं इंग्लिश में। आपको यहाँ पे ये लिख देना है, शोध पर्यवेक्षक लिख देना है, प्रस्तुत शोधार्थी का नाम, और ये यहाँ पे इस तरीके से आपको फैकल्टी डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है। तो इस तरीके से आपका बन गया फ्रंट पेज। अब हम लोग दोस्तों जानेंगे कि कितने कैसे बनता है, यूजीसी की गाइडलाइंस क्या है और क्या क्या आपको पॉइंट अपने रिसर्च प्रपोजल में देने हैं। तो दोस्तों तो हम चलते हैं हम लोग दूसरे पेज में। दोस्तों इस स्टूडेंट का ये टॉपिक क्या था, दुधवा नेशनल पार्क में थारू जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास का एक अध्ययन। ये बंदा जो दुधवा पीलीभीत लखीमपुर खीरी में है, वहाँ पे जो थारू जनजाति रहती है उनके सामाजिक मतलब सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करना चाहता है, स्टडी। तो दोस्तों इसका ये टॉपिक है, आप भी अपना टॉपिक ऐसे ही डाल सकते हैं जो भी हो। फिर इस बंदे ने क्या किया है, कैसे इसने क्या किया है, ये दूसरा जो इसने पेज लगाया है तो इसमें थारू जनजाति से रिलेटेड जितना भी उनका था कि ये थारू जनजाति कहाँ रहती है तो इसने मैप दे दिया। ऐसे आप भी एक मैप दे सकते हैं, इनकी थारू जनजाति के कल्चर के बारे में बता दिया, पिक वगैरह दे दी, आप ये इंटरनेट से निकाल सकते हैं। फिर ये तो हो गया आपका दूसरा पेज। आप इसमें भी कैसे किसी का मान लिया कोई टॉपिक है भारत पाकिस्तान संबंध, तो भारत पाकिस्तान से संबंध से रिलेटेड जो भी पिक वगैरह हैं, भारत और पाकिस्तान का मैप वगैरह नक्शा वगैरह, वो आप सेकेंड पेज में लगा सकते हैं अपने अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो आपका दोस्तों क्या हो गया, 2 पेज बन गए। अब तीसरे पेज में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीसरे पेज में आपको क्या करना है। तो दोस्तों इसमें आपको ये हो गया थर्ड पेज। कैसे इस बंदे का था दुधवा नेशनल पार्क में थारू जनजाति सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास का अध्ययन। तो इसने आपका अपना टॉपिक होगा। आपको तीसरे पेज में ऊपर अपना टॉपिक का नाम डाल देना है। जो लोग इंग्लिश में बना रहे हैं वो अपना इंग्लिश में यहाँ टॉपिक का नाम डाल दें। अब हम लोग जो यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुसार क्या क्या आपके पॉइंट पढ़ने हैं रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च सिनॉप्सिस में।
तो आपको पहले तो अपना पॉइंट देना है, पॉइंट नंबर 1 कि आपको परिचय। तो आपका जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड आप 7 से 8 लाइनों में संक्षिप्त में आप अपना उस टॉपिक से रिलेटेड परिचय दे सकते हैं। जैसे जनजातीय समाज में अपनी परंपराएं, मान्यताएं, विश्वास और प्रक्रियाएं होती हैं जिनके अनुगमन द्वारा समाज संचालित होता है। इस तरीके से इसने 7-8 मतलब लाइनों में ये थारू जनजाति के बारे में बता दिया। ऐसे ही आप लोगों का अगर जियोग्राफी का टॉपिक है तो आप उस टॉपिक के बारे में परिचय देंगे। फिर दोस्तों दूसरा पॉइंट पढ़ना है कि साहित्य की समीक्षा। तो पहला तो आपको होगा परिचय, या इंग्लिश में जो लोग बना रहे हैं वो इंट्रोडक्शन डालेंगे। दूसरा जो आपका पॉइंट पड़ेगा साहित्यों की समीक्षा, इसे जो लोग इंग्लिश में बना रहे हैं वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। और फिर साहित्यों की समीक्षा से लेके आपने जो टॉपिक डिसाइड किया था, आपने इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या मतलब बुक्स, लिटरेचर, पत्रिकाएं, रिसर्च थीसिस या जो भी आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया है उसका सबका यहाँ पे नाम डाल देना है। ये जो दोस्तों ये फॉर्मेट पड़ा हुआ है, ये वैसे फॉर्मेट गलत पड़ा हुआ है, तो हम लोग आपको बताएंगे आपको एमएलए फॉर्मेट में यहाँ नाम लिखने हैं। कैसे? ये साहित्य की समीक्षा है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह एवं डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, थारू जनजाति अर्थव्यवस्था एवं समाज। तो ये इस तरीके से आपको नहीं लिखना है, आपको यहाँ साहित्यों की समीक्षा हो या संदर्भ ग्रंथ सूची है वो एमएलए स्टाइल में लिखनी है। एमएलए स्टाइल क्या होता है इस वीडियो में हम लोग अंतिम में जानेंगे। तो आपको दूसरा हेडिंग क्या डालना है? साहित्यों की समीक्षा। तो आपका क्या हो गया, आपके जो फ्रंट पेज में आपको ये फ्रंट पेज हो गया, दूसरा पेज हो गया आपका पिक वगैरह हो गई, तीसरे पेज में आपको 2 हेडिंगें डालनी है। आपको एक परिचय इंट्रोडक्शन देना है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर देना है। तो तीसरे पेज में हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों आपको तीसरे पेज में क्या करना है? तीसरे पेज में आपको रिसर्च ऑब्जेक्टिव बताने हैं और आपको यही है तीसरा पॉइंट। तो कैसे इन्होंने रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या बताया थारू जनजाति का, कि हम थारू जनजाति के पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध, तथजित सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्रियाओं के स्वरूप, उनकी वैकल्पिक प्रगति के ऐतिहासिक विश्लेषण तथा संश्लेषण से इसके मूल स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना, दुधवा में रहने वाली थारू जनजाति के पूर्वज कौन थे, कहाँ से आए, इसके बारे में इनका मतलब रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, ये जानना चाहते हैं। और इनका शोध उद्देश्य क्या है कि थारू संस्कृति के तत्व, भाषा, धर्म, आचार विचार, वेशभूषा, क्रियाकलाप, आवास, अर्थव्यवस्था आदि की संरचना के ऐतिहासिक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना, ये इनका रिसर्च ऑब्जेक्टिव है। तीसरा, ये क्यों ये थारू जनजाति पे रिसर्च करना चाहते हैं कि थारू जनजाति की परंपरागत आर्थिक क्रियाएं, सामाजिक उद्विकास की प्रक्रियाएं आदि दुधवा के नेशनल पार्क के जटिल पर्यावरण में अतीत से वर्तमान तक किस प्रकार सक्रिय रहकर एक विशिष्ट प्रकार की संस्कृति का सृजन किया। एक इनका रिसर्च ऑब्जेक्टिव ये है। और ये भी जानना चाहते हैं कि हिंदू धर्म के सापेक्ष क्रिया, धार्मिक क्रियाएं और भावना का विकास, अंधविश्वास, जादू टोना, उद्विकास में किन परिस्थितियों में इस समाज में हुआ। मतलब ये थारू जनजाति जो जादू टोना, अंधविश्वास हिंदू धर्म से किस प्रकार से इसमें आ गया, इनका ये भी ऑब्जेक्टिव है जानने का। और दोस्तों इसी प्रकार से ऐसे ही इन्होंने पॉइंट 7वां दिया है, थारू संस्कृति की वर्तमान समस्याएं और उनके समाधान खोज करना। तो ये इनका रिसर्च टॉपिक का ऑब्जेक्टिव हो गया। ऐसे आप लोगों के अपने अपने टॉपिक होंगे, आप लोग उस टॉपिक पे रिसर्च क्यों करना चाहते हैं, ये दोस्तों आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा कि आप लोगों का जो रिसर्च टॉपिक है तो आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आप इस टॉपिक पे रिसर्च क्या करना चाहते हैं। तो आप लोगों के 8, 9, 10 पॉइंट आप लोग रिसर्च टॉपिक में ऑब्जेक्टिव जो हैं या आपके शोध उद्देश्य हैं, आपको अपने अपने टॉपिक से रिलेटेड लिख लेने हैं। ये कैसे लिखने हैं ये तो आप जान ही गए हैं, और इसके बारे में कुछ अभी आगे भी आपको चर्चा करेंगे। तो तीसरा पॉइंट आप क्या हो गया, शोध उद्देश्य। अब चौथा हम लोगों का दोस्तों जो पॉइंट बनेगा परिकल्पना। तो परिकल्पना में आपको डालना है चौथा आपका पॉइंट क्या बनेगा, परिकल्पना। आपकी हेडिंग आपकी है परिकल्पना। तो परिकल्पना दोस्तों क्या होती है, जो आपने अभी ऑब्जेक्टिव थे आपके, उनसे लेके आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान ही परिकल्पना है। जो भी आपका रिसर्च टॉपिक से संबंधित समस्याओं का समाधान परिकल्पना है। तो इन्होंने अपनी परिकल्पना लिख दी 7-8 पेज की, 7-8 आज लाइनों की। फिर आपको 50 जो आपका पॉइंट पड़ेगा शोध प्राविधि। परिकल्पना को जो लोग इंग्लिश में बना रहे हैं वो डालेंगे हाइपोथेसिस। और फिर 5वां पॉइंट क्या है, शोध प्राविधि। तो इसे रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं। तो आप लोग इंग्लिश में रिसर्च मेथोडोलॉजी डाल सकते हैं, हिंदी में जो लोग बना रहे हैं वो डालें शोध प्राविधि। तो दोस्तों आपके इस 5वें पॉइंट में क्या क्या हेडिंगें पढ़ सकती हैं,
दोस्तों आपका यहाँ पे पड़ेगा कि आप जो आपका टॉपिक है आप उसे कैसे रिसर्च करना चाहते हैं। मतलब आपको किस तरीके से चैप्टराइजेशन करेंगे, या किसी का इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है या सोशियोलॉजी से रिसर्च प्रपोजल है तो वो किस तरीके से डेटा कलेक्शन करेगा। तो इस तरीके से कैसे ये थारू जनजाति का है तो इन्होंने क्या क्या शोध प्रावधान इनकी होगी। ये पहले तो उससे साहित्यों का सर्वेक्षण करेंगे। थारू जनजाति से क्या करेंगे, ये कैसे शोध ग्रंथ, संदर्भ ग्रंथ, शोध प्रबंध, शोध पत्र, पत्र पत्रिकाएं, सरकारी दस्तावेज आदि की महत्वपूर्ण सूचनाएं इकट्ठी करेंगे। ऐसे आप लोग भी अपना पॉइंट डाल सकते हैं। दूसरा है क्षेत्र अवलोकन करेंगे, एक क्षेत्र निर्धारित करेंगे। तीसरा है कि ये डायरी लेखन करेंगे कि वहाँ जाएंगे थारू जनजाति जहाँ रहती है, डायरी में उनसे पॉइंट नोट करेंगे कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। चौथा ये उनसे साक्षात्कार भी लेंगे, मौखिक प्रश्न पूछेंगे जो थारू जनजाति है। तो इस तरीके से आप अपनी शोध प्रविधि के बारे में लिख सकते हैं या रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में लिख सकते हैं कि आप इस टॉपिक का रिसर्च करेंगे कैसे, आपकी कौन सी विधि होगी। दोस्तों जो हम लोग दूसरा रिसर्च प्रपोजल अभी आगे देखेंगे तो उसमें शोध प्रविधि दूसरी टाइप से लिखी गई है। क्यों? क्योंकि वो इतिहास का टॉपिक है। तो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी या शोध प्रविधि भी चेंज हो जाएगी। छठा टॉप से आपको लास्ट में हेडिंग डालनी है निर्देश ग्रंथ, या इसे यहाँ पे रेफरेंसेज कहते हैं। और ये रेफरेंसेज कौन से स्टाइल में पढ़ेंगे दोस्तों? एमएलए। ये यहाँ पे गलत लिखा है दोस्तों, तो एमएलए स्टाइल कैसे लिखा जाता है अभी हम लोग आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आपको निर्देश ग्रंथ इन्होंने क्या डाला, उत्तर प्रदेश एक सर्वेक्षण, समाचार पत्र के लेख, राम सिंह थारू परिचय, इस तरीके से आप 10-15 किताबें लिख सकते हैं। तो आप लोग दोस्तों पहले आप लोग हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो पहला क्या हो गया दोस्तों, आपका फ्रंट पेज हो गया है, ये आप लोग बना ही लेंगे। दूसरा दोस्तों इसमें रिसर्च प्रपोजल में आप सेकेंड में क्या लगा सकते हैं, ये पिक वगैरह लगा सकते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड। तीसरे पेज में दोस्तों क्या कर सकते हैं, तीसरे पेज में अब आपको ये यहाँ पे अपना दे देना है टॉपिक। यहाँ पे आपको पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन या परिचय, दूसरी आपको एक पॉइंट पड़ेगा साहित्यों की समीक्षा या रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ये कौन से फॉर्मेट में लिखने हैं? एमएलए फॉर्मेट। एमएलए फॉर्मेट क्या होता है आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा दोस्तों हम लोगों का पॉइंट क्या पड़ेगा रिसर्च प्रपोजल में, रिसर्च ऑब्जेक्टिव या जिसे शोध उद्देश्य कहते हैं। आप 8 से 10 आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं पॉइंट में। दोस्तों रिसर्च ऑब्जेक्टिव एक तरीका लिखने का ये भी होता है कि ऑब्जेक्टिव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेन जिसे मुख्य कहते हैं, दूसरा होता है गौड़। तो इसे तो जो आपका मुख्य ऑब्जेक्टिव है, आप चाहें तो एक प्रभावकारी रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए जो आपका मेन टॉपिक हो, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव हो, तो आप उसे पैराग्राम में भी लिख सकते हैं। तो आपने कैसे शोध उद्देश्य का मेन ऑब्जेक्टिव क्या लिख दिया पैराग्राम में, उसके बाद उससे जो सब ऑब्जेक्टिव हैं आप उन्हें पॉइंट में लिख दीजिए। कैसे इन्होंने सीधे सीधे पॉइंट में लिख दिया है तो ये उतना इफेक्टिव प्रभावकारी रिसर्च प्रपोजल यहाँ पे रिसर्च ऑब्जेक्टिव नहीं लग रहे हैं। तो आप पहले एक कुछ 4-5 लाइनों में लिख दीजिए आपका जो भी शोध उद्देश्य हो मुख्य, उसके बाद आप पॉइंट में लिख सकते हैं तो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो आपके कितने पॉइंट हो गए दोस्तों? परिचय, साहित्यों की समीक्षा, शोध उद्देश्य, और अगला क्या पड़ेगा, चौथा पड़ेगा परिकल्पना, इसे हाइपोथेसिस कहते हैं। छठा आपको पॉइंट डालना है शोध प्राविधि, और सातवां दोस्तों आपको क्या डालना है, निर्देश ग्रंथ। तो इस तरीके से ये तो हो गया एक रिसर्च प्रपोजल। अब हम लोग दोस्तों दूसरा रिसर्च प्रपोजल पे चलते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों ये हो गया लखनऊ यूनिवर्सिटी का रिसर्च प्रपोजल। तो दोस्तों यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया है, आप चाहें तो ये लोगो ऊपर भी कर सकते हैं और चाहें तो पहले ऊपर यहाँ पे टॉपिक का नाम डाल सकते हैं। कैसे, ये टॉपिक है भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पुनर्मूल्यांकन। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ऊपर टॉपिक का नाम डाल दिया, नीचे लोगो लगाया, फिर यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख दिया लखनऊ विश्वविद्यालय और के इतिहास विषय में पीएचडी विषय प्रस्तुत संक्षिप्तिका। तो आप लोग ये भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये ऐसे कर सकते हैं, शोध निर्देशक नाम और नीचे प्रोफेसर डाल दिया, शोधार्थी यहाँ पे अपना ये नाम डाल देंगे जिसका जो होगा, नाम अध्यक्ष इतिहास विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय। तो आप लोग ये चाहें तो इस तरीके से भी फ्रंट पेज, मतलब फ्रंट पेज आपको जितना भी इफेक्टिव बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा। फिर उन्होंने जो बाबा साहब अम्बेडकर का भीमराव का मूल्यांकन किया, तो इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने बिल्कुल वही यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुसार किया है। इन्होंने भी परिचय दिया है, फिर साहित्यों की समीक्षा की है यहाँ पे आपको, लेकिन आपको एमएलए फॉर्मेट में लिखना है।
जो आप लोग अगर इस फॉर्मेट में भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और आप इंटरव्यू देने जाएंगे, ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू बोर्ड वाले आप कहेंगे कि आपका रिसर्च प्रपोजल बेकार है, लेकिन आपका इफेक्टिव उतना नहीं होगा और आपको 1-2 मार्क कम भी मिल सकते हैं। तो आपको साहित्यों की समीक्षा यहाँ पे भी देखना है। तीसरा क्या है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव। चौथा क्या है, परिकल्पना। तो इनका रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है, बाबा साहब पर एक एकाकी दृष्टिकोण लिखे गए हैं, अतः ये एक निष्पक्ष और वैज्ञानिक मूल्यांकन करना। और ये दूसरा इनका रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है, बाबा साहब के सभी आयामों के विचारों की प्रासंगिकता सिद्ध करना। तीसरा इनका रिसर्च ऑब्जेक्टिव है कि बाबा साहब एक वर्ग दलित, सौतीस वर्ग की मसीहा और दूसरा वर्ग क्या है, ब्रिटिश सरकार का पिछलग्गू सोचता है, इस अंतर विरोध को समाप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे ऐसे आपके अपने अपने टॉपिक के मतलब ऑब्जेक्टिव अलग होंगे। फिर इन्होंने परिकल्पना लिखी। फिर इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने शोध प्राविधि में क्या किया, ये इतिहास विषय का है तो इसलिए इन्होंने क्या किया, चैप्टराइजेशन कर दिया। इन्होंने क्या किया, मेरे उद्देश्यों तथा परिकल्पना की पूर्ति शोध प्रविधि के बिना असंभव है, शोध प्रविधि के बिंदु निम्नलिखित हैं। तो इन्होंने क्या, यहाँ पे आप भी लोग चाहें तो आप चैप्टराइजेशन कर सकते हैं अपने अपने टॉपिक का, कि आप अपनी रिसर्च मतलब जो करेंगे उसमें कौन कौन से चैप्टर बनाएंगे। कैसे बाबा साहब से पूर्व, जन्म से पूर्व भारत, बाबा साहब के विस्तृत परिचय, अस्पृश्यता और मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ आजीवन संघर्ष, इस तरीके से आप लोग चैप्टराइजेशन करते हैं। फिर लास्ट में आपको इसमें भी यही निर्देश ग्रंथ या रेफरेंसेज, और ये किस फॉर्मेट में लिखना है, एमएलए। इन्होंने कौन से दिए हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड, हरिजन समाचार पत्र बीबीसी। लेकिन आपको दोस्तों कम से कम 10 से 15 दे देने हैं, जिससे आपको लगे कि हाँ आपने कुछ इसमें कंटेंट दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों ने 2 रिसर्च प्रपोजल देख लिए हैं। अब हम लोग एक बार स्पीड से देखते। अब हम लोग दोस्तों इसमें कौन कौन से फिर पॉइंट देने हैं। नंबर 1 तो आपको देना है परिचय, इंट्रोडक्शन। दूसरा देना है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तीसरा आपको पॉइंट देना है रिसर्च ऑब्जेक्टिव। चौथा देना है आपको हाइपोथेसिस या परिकल्पना। छठा देना है रिसर्च मेथोडोलॉजी या शोध प्रविधि। और लास्ट में आपको रेफरेंसेज देना है या निर्देश ग्रंथ। तो आपको 1 2 3 4 5 आपको लगभग 6 पॉइंट देने हैं। अब हम लोग दोस्तों मेन पॉइंट पे चर्चा करते हैं कि ये तो आपका हो गया, रिसर्च प्रपोजल आपका 5 से 6 पेज में आप बनाना सीख गए। अब दोस्तों आप क्या करें, अगर आपको पीएचडी में रियलिटी में एडमिशन लेना है तो आप लोग जो भी इंटरव्यू देने जाएं तो आप 1 आध दिन पहले चले जाएं, और वहाँ पे डिपार्टमेंट में जाके मतलब अगर आप फैकल्टी वगैरह से मिल लेते हैं अपने अपने जो भी जिसका डिपार्टमेंट हो, तो आपको शोध पर्यवेक्षक अगर पहले मिल जाएगा तो आपका काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाएंगी, या बहुत चीज़ें ईजी हो जाएंगी। आप उस यूनिवर्सिटी के मतलब बारे में जानकारी मतलब मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये हो गया। और आपको रिसर्च सिनॉप्सिस अगर बनानी हो तो ये जितने भी पॉइंट थे, परिचय कैसे इसमें 5 से 6 लाइनों में दिया गया है, तो आप सबका कंटेंट बढ़ा देंगे। रिसर्च ऑब्जेक्टिव थोड़ा ज़्यादा पेजों में लिख देंगे, आप कुछ पहले पैराग्राफ में लिखेंगे फिर पॉइंट में लिखेंगे। इस तरीके से आपका एक 15 से 20 पेज का बन जाएगा, लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा दोस्तों। तो ये तो हो गई दोस्तों। बीएचयू का मैंने आपको बता ही दिया कि वहाँ एक ब्लैंक पेज आपको मिलेगा A4 साइज। इस तरीके से आज का मुझे लग रहा है कि अब कोई आपको अपने टॉपिक, और एक यहाँ पे पॉइंट ये भी बचा कि दोस्तों आप अपना टॉपिक कैसे डिसाइड करें, कि आपका कैसे रिसर्च मतलब आपको कौन से टॉपिक आप ढूंढ सकते हैं। कैसे मान लिया कुछ लोग मध्यकालीन इतिहास पर रिसर्च करना चाहते हैं, और कोई बीएचयू से रिसर्च करना चाहता है, या कोई एएमयू से रिसर्च करना चाहता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि पहले शोध गंगा एक वेबसाइट है, आप गूगल पे जाएं शोध गंगा, और शोध गंगा में डालें एएमयू या बीएचयू। वहाँ के मतलब एक यूनिवर्सिटी में जाएं, फिर जिस 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 सब विषय का जिसका अपना डिपार्टमेंट हो, कैसे जियोग्राफी वाला वहाँ डिपार्टमेंट आप जियोग्राफी खोलें, और वहाँ पे क्या की करे, कैसे बीएचयू में किसी को जाना है तो देखें कि बीएचयू में डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी में कितनी रिसर्च हो चुकी हैं, क्योंकि सभी जो प्रोफेसर होते हैं उनके कुछ एरिया में एक्सपर्टीज होती है। तो आप लोग ये देख लें कि आप जिस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं, क्या उस यूनिवर्सिटी में कोई भी ऐसा प्रोफेसर है जो उस एरिया में आपको रिसर्च कराएगा। नहीं, फिर आपको क्या होगा, आप किसी पे रिसर्च करना चाहते हैं और प्रोफेसर आपको किसी टॉपिक पे कराएगा। तो आप शोध गंगा को याद रखिए, शोध गंगा। तो आप लोग शोध गंगा पे एक बार देख लीजिए, आप जहाँ भी रिसर्च करना चाहते हैं कि आप वहाँ पे कौन कौन से काम हुए हैं। तो जब आप पुरानी रिसर्च देखेंगे, आप उसी यूनिवर्सिटी का मत देखिए। आप शोध गंगा में कानपुर यूनिवर्सिटी,
JNU, DU या उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी, BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इनमें भी देख लीजिए अपने अपने डिपार्टमेंट में कि कौन कौन सी वहाँ रिसर्च हो चुकी है। तो आज जब आप पुरानी रिसर्च देखेंगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि कहाँ पे अभी काम होना बाकी है। जैसे किसी लिए सपोज दैट किसी ने अंबेडकर और भगत सिंह को मिला के किसी एक उनकी जो आइडियोलॉजी थी, विचारधारा थी, उन पे उनका तुलनात्मक अध्ययन किया, तो आप भगत सिंह का सुभाष चंद्र बोस से कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, गैपिंग, रिसर्च गैपिंग। तो आप इस तरीके से पुरानी जो रिसर्च थीसिस है तो उनको देख के आपको अपना टॉपिक ढूंढने में बहुत आसानी होती है। दोस्तों अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपको जो निर्देश ग्रंथ या रेफरेंसिंग वगैरह देनी है तो आपको एमएलए स्टाइल क्या होता है। आपको एमएलए स्टाइल जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपका वो इंटरव्यू पैनल आपकी कमी नहीं निकालेगा, लेकिन एक इफेक्टिव रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए आपको एमएलए में ही लिखना चाहिए। तो एमएलए में कैसे लिखा जाता है, कैसे ये यहाँ पे निर्देश ग्रंथ दी है, ये दोस्तों गलत है, इस स्टाइल से नहीं लिखा जाना चाहिए। और कैसे यहाँ पे ये साहित्यों की समीक्षा दी गई है, ये भी फॉर्मेट ये है कि यहाँ पे गलत तरीके से लिखा गया है। आप अगर आज जिन लोगों को नहीं पता है वो तो लिखेंगे ही दोस्तों। और यहाँ पे एक और वो भी रिसर्च प्रपोजल था, तो यहाँ पे ये भी जो डिफरेंसिंग की गई है ये भी फॉर्मेट गलत है। कैसे लिखा, उत्तर प्रदेश एक सर्वेक्षण। तो आपको इफेक्टिव मतलब रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए आपको एमएलए स्टाइल के बारे में दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं कि एमएलए स्टाइल क्या होता है। तो दोस्तों आपको इस तरीके से मैं आपको एक दिखाता हूँ कैसे ये लिखा गया है। ये किस तरीके से लिखा गया है, संदर्भ ग्रंथ सोच। तो इसमें क्या आपको होता है, तो पहले तो आपको कैसे, ये तो हो गया, यहाँ पे आप देखिए ये हो गया राइटर का नाम, फिर ये होगा किताब का नाम, बुक नेम, फिर ये एडिशन संस्करण हो गया, फिर पृष्ठ संख्या। लेकिन आपको क्या करना है, रिफरेंसिंग रिसर्च प्रपोजल करते टाइम आप तो पहले राइटर का सरनेम लिखना है, सरनेम लिखना है, फिर आपको कामा लगाना है, फिर राइटर का नाम लिखना है, क्योंकि ये कौन सा है, एमएलए स्टाइल, तो आपको नाम लिखना है। उसके बाद आपको डॉट लगाना है। फिर दोस्तों आपको किताब का नाम लिखना है कि कौन सी किताब है। जैसे यहाँ पे क्या है, गुप्ता, डॉट, कामा, मोहनलाल। यहाँ पे आपको पॉइंट लगाना है, डबल नहीं लगाना है। फिर आपको पॉइंट के बाद, डॉट के बाद किताब का नाम लिखना है, कैसे आधुनिक भारत का इतिहास। फिर आपको यहाँ पे डॉट लगाना है। फिर ये कौन सा संस्करण है, कैसे ये किंडल संस्करण है तो इन्होंने लिख दिया, फिर यहाँ पे आपको डॉट लगाना है। फिर ये कौन सा प्रकाशन है, उसके बाद आपको यहाँ पे लिख देना ईयर। तो ये तो आपको मैंने रिफरेंसिंग इस तरीके से दिखाई है, लेकिन आपको कैसे करना है, पहले आपको, एक मिनट दोस्तों, पहले आपको लिखना है सरनेम, जो भी सरनेम हो, कैसे गुप्ता, अहीर, सिंह, अहीर, सिंह, ओझा। तो आपको सरनेम लिखना है, फिर कामा लगाना है, फिर जिस राइटर का नाम लिखना है, राइटर का सरनेम लिखना है, फिर राइटर का नाम लिखना है, फिर डॉट लगाना है, फिर उस किताब का नाम लिखना है जो भी आपने साहित्यों की समीक्षा की हो या रिफरेंसिंग। उस किताब के नाम के बाद दोस्तों आपको फिर डॉट लगाना है। फिर ये कौन सा संस्करण है, कैसे मान लिया KVS मदान की 6 एडिशन आ गया तो आपको लिखना है 6 संस्करण, छठा संस्करण, या 6 एडिशन, इंग्लिश में लिखना है 6 एडिशन, और हिंदी में लिखना है तो छठा संस्करण। फिर आपको डॉट लगानी है। फिर दोस्तों वो जो KVS मदान की किताब किस प्रकाशन से पब्लिश हुई है उस प्रकाशन का नाम लिखना है दोस्तों। फिर उसके बाद डॉट लगानी है, फिर वो कौन सी ईयर में पब्लिश हुई है, 2022, 2020। तो सबसे बेस्ट यही फॉर्मेट है दोस्तों कि आप इस स्टाइल में लिखें, सरनेम, कामा, नेम, डॉट, किताब का नाम, डॉट, एडिशन, डॉट, पब्लिकेशन का नाम, डॉट, और किस ईयर में पब्लिकेशन हुई, पब्लिकेश हुई। तो आप इस तरीके से अगर आप डिफरेंसिंग करेंगे तो आपका एक प्रभावकारी एक रिसर्च प्रपोजल बनेगा। दोस्तों आज के वीडियो में मैंने सभी सेगमेंट पे चर्चा कर ली है, और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे जो आपके मित्र हैं उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिले। थैंक यू दोस्तों, अगली बार किसी अन्य टॉपिक पे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।